आखिर क्या है वक्फ बोर्ड कानून, जिसको लेकर मचा है इतना बवाल। संशोधन को लेकर क्यों हो रही है सियासत। राजा भैया के बयान से सियासत में क्यों मचा हलचल। राजा भैया ने क्यों कहा कि वक्फ बोर्ड का ताकतवर होना देश के लिए घातक। राजा भैया ने क्यों की पीएम मोदी की तारीफ। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या क्या बोल गए बाहुबली राजा भैया। क्यों कहा कि भारत को छोड़कर दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं। ओवैसी ने क्यों कहा कि संशोधन बिल पास होते ही 1,20,000 जमीन सरकार की हो जाएगी। ओवैसी ने क्यों पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार मुस्लिमों के भावनाओं के साथ खेल रही है। आखिर क्यों राजा भैया का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक सियासत का पारा चढ़ा। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भद्री नरेश रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ विधेयक की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड के एक तरफा और विशेष ताकत वाला बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड की इतनी ताकत होना देश के लिए घातक हो सकता है। दरअसल राजा भैया ने गुजरात के राजकोट में महाराज मानधाता सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तभी राजा भैया ने मंच से वक्फ बोर्ड को लेकर बात की। राजा भैया ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया और इसे एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। अब राजा भैया का ये बयान काफी चर्चाओं में आ गया है। गुजरात के राजकोट में आयोजित कार्यक्रम में राजा भैया ने कहा, भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। इस दौरान राजा भैया ने 2013 में यूपीए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों में किए गए विस्तार का भी उल्लेख किया। राजा भैया ने वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए। राजा भैया ने कहा, वक्फ बोर्ड की शक्ति का दायरा इतना बड़ा है कि वह बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के संपत्तियों को अपने अधीन कर सकता है। साल 2013 में लाए गए इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिले हैं वह सामान्य नागरिक अधिकार के विपरीत हैं। राजा भैया ने आगे कहा, वक्फ बोर्ड के समर्थन में कुछ मौलाना मोबाइल के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का मामला है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का कहना है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेल रही है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 1,25,000 प्रॉपर्टी है। अगर संशोधन बिल पास होता है तो यह प्रॉपर्टी 1,12,000 सरकार की हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसके कागजात नहीं है। अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी को पलटवार जवाब देते हुए राजा भैया ने कहा कि धरती पर कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में ही है, जबकि कई इस्लामिक देश हैं। राजा भैया ने आगे कहा, वक्फ बोर्ड के समर्थन में कुछ मौलाना मोबाइल के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का मामला है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए राजा भैया ने कहा कि जो 2013 में कांग्रेस ने जो पावर दिया था, उस पावर का दुरुपयोग हो रहा है। उस पर बदलाव होना बहुत जरूरी है। ये राजनेता और राष्ट्र दोनों के लिए हितकारी है। आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लड़ाई का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज हमारे देश में ही राष्ट्र विरोधी तत्व है, देश विरोधी तत्व है, जो
जो हमारी सभ्यता को, संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। आप कल्पना करिए, आजकल एक शब्द और सुन रहे होंगे आप लोग, वक्फ। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको, गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। राजा भैया ने ये खुले शब्दों में कहा है कि सभी लोगों को वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का भी मुद्दा है। ये पहली बार नहीं है जब राजा भैया मोदी योगी के समर्थन में दहाड़े हों। इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अयोध्या में सपा को बेनकाब करने का मुद्दा, राजा भैया हर मौके पर विरोधियों को आईना दिखाने का काम करते नजर आए हैं। अब उन्होंने खुलकर मोदी सरकार के संशोधन बिल का समर्थन किया है। खैर, राजा भैया से पहले गृह मंत्री अमित शाह ये खुद कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जल्द ही संसद में पारित होगा, कोई इसे नहीं रोक पाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करती है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। फिलहाल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सियासत में काफी हलचल मची है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय हैं। जनता की राय मांगी गई है। अब देखना यह है कि संशोधन बिल पास होता है या राजनीति के भेंट चढ़ता है। आप सभी की क्या राय है? संशोधन बिल पास होना चाहिए या नहीं? ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज। जातिवाद। आज हम जितने क्षत्रिय महानुभावों को, अपने पूर्वजों को जो स्मरण करते हैं, उन्होंने अपने लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने अपनी धन संपदा, अपना खजाना भरने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठाई। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी सेना कितनी है और सामने से आक्रमणकारियों की सेना कितनी है। विश्व के किसी सभ्यता में, किसी इतिहास में माताओं का जौहर जैसा पराक्रमी उदाहरण दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप कल्पना करिए क्या माहौल रहा होगा। एक साथ 16,000 रानियां
16,000 माताएं अग्निकुंड में कूद करके, किसकी वजह से? अकबर द ग्रेट की वजह से। और आज शिक्षा हमको और सुलभ हो गई है। आज ये सब सारी जानकारियां हमको नेट पे उपलब्ध हैं। हमको मुखर होने की आवश्यकता है। पहले हम ये कह सकते थे कि साहब हम कोई राजनेता नहीं है, अगर हम बयान देंगे तो पत्रकार छापेंगे नहीं, छपेगा नहीं, सुनेगा नहीं कोई, कौन पढ़ेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे तमाम संचार के ऐसे माध्यम हैं जिसमें आप लिख करके, बोल करके अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। आज आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लोग राष्ट्र हित में, धर्म हित में निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। तो उसमें यह आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं सर, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको, और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम यह हुआ कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। जात पूछ के हिंसा नहीं हो रही है वहां पे। सोमनाथ जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को स्मरण है? और नया उदाहरण दें, अभी 4 दिन पहले गणपति के पंडाल पे सूरत पे जो पत्थरबाजी हुई, हमने किसकी भावनाएं आहत की थी? हमने किसका अपमान किया था? हम अपने देव की आराधना कर रहे थे, इस बात पे पत्थरबाजी। वैष्णव देवी दर्शन करने भक्त जा रहे थे, जिस दिन आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, तीर्थयात्रियों के बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई श्रद्धालु मारे गए। उनको जात पूछ के नहीं मारा गया। उनके लिए भारत का विध्वंस ये एजेंडा है। और हमारा एक निवेदन, हमारी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता।